हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में डिस्कस किया था और अब हम लोग बाकी के बचे हुई अभिक्रिया और इस पार्ट में पूरा कर देंगे इस वीडियो में। अब कुछ बचा नहीं है वैसे, ठीक है। तो देखिए, कुछ बचे हैं अभिक्रियाओं के प्रकार, उनके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लें। पहले तो हम लोग बात करेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। देखिए क्या होता है, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है बेटाओ कि जो अभिक्रियाएं संपन्न होते समय उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा मुक्त करती हैं, है ना, या ऊर्जा मुक्त करती हैं, तो उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा मुक्त होती हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। और इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ऊष्माशोषी। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये तो ही परिभाषा, बहुत सीधी सी परिभाषा है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखें। पहले हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण की बात करेंगे। देखिए, कोयले का दहन, कोयले का दहन, है ना। दहन का मतलब होता है बेटा जलाना, है ना। जब हम कोयले को जलाते हैं, कोयला मतलब होता है बेटा कार्बन, है ना। और जब हम इसको जलाते हैं, आपने देखा भी होगा कि जलाने के लिए तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के आप किसी भी पदार्थ को नहीं जला सकते हो, ठीक है। जब इसको हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में ऊष्मा व प्रकाश, है ना, ये भी तो मुक्त होता है। कोयले को जब आप जलाओगे तो गर्म होता है कि नहीं होता है वो, है ना, ऊष्मा, और वहाँ कुछ उजाला सा भी हो जाता है ना। तो ऊष्मा और प्रकाश ये दोनों बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ। तो ये किसका उदाहरण हो गया बेटा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। कौन सा, कोयले का दहन, है ना। एक और उदाहरण, अच्छा मैं वही उदाहरण आपको करवा रहा हूँ जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। एक और उदाहरण मैं बताऊँ, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, है ना। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है बेटा मेथेन। कौन सा होता है, मेथेन, है ना। मेथेन का सूत्र होता है CH4, ठीक है। ये हमारे घरों में जो रसोई गैस सिलेंडर होते हैं उनके अंदर जो गैस भरी होती है उसका मुख्य घटक होता है ये मेथेन। तो जब इसको जलाएंगे CH4 को, है ना, जलाने के लिए किसकी ज़रूरत होगी बेटा, ऑक्सीजन की ना। और उत्पाद क्या बनेगा इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा, और साथ में ऊष्मा व प्रकाश। गैस जलाते हो तो खाना बनाते हो ना ऊष्मा की वजह से, हीट की वजह से, है ना, और वहाँ पे उजाला भी हो जाता है। तो ऊष्मा और प्रकाश इस अभिक्रिया में बन रहा है, इसका मतलब ये भी कैसी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई, है ना। लेकिन आपको याद ध्यान रखना है कि ये जो जल बन रहा है बेटा, ये गैस यानी कि भाप के रूप में बनेगा। ऐसा नहीं कि आप गैस जलाओ और नीचे से नदी निकल जाए पानी की, ऐसा थोड़ी होगा। देखिए कभी नहीं होता ना। ये जो जल बनेगा ये किसके रूप में बनेगा, भाप के रूप में बनेगा, जो उड़ जाएगा, एनवायरनमेंट में चला जाएगा, वायुमंडल में चला जाएगा। तो ये उदाहरण हो गया किसका, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। एक और उदाहरण देखें हम यहाँ पे, श्वसन। हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। श्वसन में हम लोग क्या करते हैं, जो हम सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, ये ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेगी। और ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है बेटा, C6H12O6। किसका सूत्र है ये, ग्लूकोज का, है ना, ग्लूकोज। तो इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो क्या क्या बनता है बेटा श्वसन में, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, है ना,
जल बनेगा और साथ में बनेगी यहाँ पे ऊर्जा। ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी। एटीपी का पूरा नाम होता है बेटाओ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे शरीर की ऊर्जा मुद्रा है, एनर्जी करेंसी है। मतलब शरीर के अंदर ऊर्जा का जो आदान प्रदान होता है वो एटीपी के रूप में ही होता है ना। जैसे मार्केट से आप कोई भी सामान लेने जाते हो तो रुपया पैसा देते हो ना, तो वो हमारी मुद्रा है, ठीक है ना। रुपया दोगे तो दुकानदार आपको सामान देगा। ऐसे ही हमारे शरीर में एक अंग से दूसरे अंग में ऊर्जा का आदान प्रदान किसके रूप में होता है? एटीपी के रूप में। तो ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ साथ ऊर्जा जो कि एटीपी के रूप में होती है, इसका भी निर्माण होता है। और ये ऊर्जा किस में संचित हो जाती है बेटाओ? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाती है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, शक्तिगृह कहते हैं, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में यानी कि श्वसन में भी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। इस वजह से श्वसन भी किसका उदाहरण हो गया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया है, ठीक है ना। आप खुद महसूस कर सकते हैं, सांस को जब आप अंदर लेते हैं तो वायु ठंडी होती है, लेकिन जब उसी सांस को आप बाहर निकालो तो वो आपको गर्म लगेगी, है ना, क्योंकि वो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। एक और उदाहरण देखो यहाँ पे, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको चूना कहते हैं, चूना पत्थर, है ना, जिसका हम लोग उपयोग घर की वाइट वॉश करने में, पुताई करने में काम में लेते हैं। इसको जब लाके पानी में आप घोलोगे तो यहाँ पे ये बनता है चूने का पानी, CaOH का होल ट्वाइस, और यहाँ भी ऊर्जा मुक्त होती है या ऊष्मा मुक्त होती है। आपने देखा होगा कि जब आप कली, टंटा या चूना मार्केट से लेकर आते हो, वो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। इसको ला करके के आप पानी में घोलेंगे। पानी में जब आप घोलते हैं तो आप देखेंगे कि वो बर्तन गर्म हो जाता है ना। गर्म क्यों हो गया? क्योंकि जब ये दोनों आपस में क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, चूने का पानी जब बनाएंगे, तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है और उस ऊर्जा की वजह से बर्तन गर्म हो जाता है। तो ये चारों उदाहरण किसके हो गए बेटाओ? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हो गए, ठीक है ना। एनसीईआरटी में एक और उदाहरण दिया हुआ है आपके, और वो है कंपोस्टीकरण, यानी कि खाद बनाना। आपने कहा होगा कि जो भी हमारे पास बायोमास होता है, यानी कि कृषि अपशिष्ट, घरेलू कचरा, पशुओं के मल मूत्र, गोबर इत्यादि को हम एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं ना, जिसको कहते हैं घूड़ा, ठीक है। तो वो जब यहाँ इकट्ठा होता है तो धीरे धीरे सड़ता है और एक अच्छी खाद में वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है खाद बनाने की, ये भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इस दौरान जबकि आप ये वीडियो देख रहे होंगे, इस दौरान वो जो हमारा खाद होता है उसको अब खेतों में डालने का टाइम आ गया है। तो अब उसको हम साफ़ करते हैं और खेतों में जब लेके जाते हैं तो आप देखोगे कि उसको वहाँ से हटाते वक्त बहुत ज़्यादा ऊष्मा वहाँ से निकलती है, बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से ये भी प्रक्रिया एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये तो हो गए ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण। अब हम बात करते हैं ऊष्माशोषी की। ऊष्माशोषी में क्या होता है कि ऊष्मा का अवशोषण होता है। मतलब ये ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनको संपन्न कराने के लिए ये अभिक्रियाएं वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं, ठीक है। और इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल, एक इसका विशिष्ट उदाहरण मैं आपको बताऊं ऊष्माशोषी का। ऊष्माशोषी की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। N2+O2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब क्रिया करेंगी तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएंगी 2NO, है ना। और यहाँ पे ऊष्मा अवशोषित होती है, तो यहाँ पे हम माइनस का निशान लगा करके लिखेंगे ऊष्मा, माइनस ऊष्मा, ठीक है ना। यदि आप किसी टेस्ट ट्यूब में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स कर रहे हैं और जब वो अभिक्रिया होती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, तो आप उस परखनली को आप टच करके देखेंगे तो वो परखनली बहुत ठंडी लगेगी आपको,
है ना, वो परखनली ठंडी क्यों लगेगी? क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान वातावरण से उसने ऊष्मा को अवशोषित कर लिया और इस वजह से वो परखनली आपको ठंडी लगेगी। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके अलावा जितने भी मैंने आपको वियोजन अभिक्रिया बताई, वियोजन अभिक्रिया जिनमें यौगिक टूट के अपने अवयवों में विभक्त होता है, तो तोड़ने के लिए मैं आपको कहा था कि इसको किसी न किसी रूप में ऊर्जा देनी पड़ेगी, फिर चाहे वो विद्युत के रूप में दे रहे हों, प्रकाश के रूप में दे रहे हों, ऊष्मा के रूप में दे रहे हों, मतलब जब तक आप उनको ऊष्मा या ऊर्जा नहीं देंगे तब तक वो अभिक्रियाएँ संपन्न नहीं होंगी। तो वहाँ भी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है ना, तो वो सारे उदाहरण किसके हो जाएंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के हो जाएंगे। ठीक है ना, जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं हैं वो सारी की सारी कैसी रहेंगी? ऊष्मा शोषी प्रकार की रहेंगी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कंप्लीट हुई। अब इसके बाद कुछ और अभिक्रिया जिनके बारे में भी हम बात करें। एक अभिक्रिया इसके बाद कौन सी बताओ? बोलो भाई, कौन सी अभिक्रिया पढ़ोगे? हाँ, तीव्र और मंद अभिक्रिया, है ना। तीव्र और मंद बच गई है, और कौन सी बच गई है? अवक्षेपण भी बच गई है ना। हाँ, चलो ये दो अभिक्रिया और कर देते हैं। देखिए, तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। तीव्र एवं मंद, ये लो जी, नाम से ही पता चल रहा होगा, इसको बताएं क्या? तीव्र मतलब फास्ट, मंद मतलब स्लो, हो गई अभिक्रिया खत्म, है ना। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो विद इन द सेकेंड कंप्लीट हो जाती है, 1 सेकेंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं तीव्र अभिक्रिया। और कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिनको संपन्न होने में समय लगता है, उसमें मिनट लग सकती है, 1 घंटा लग सकता है, 10 घंटे लग सकते हैं, 1 दिन लग सकता है, 10 दिन लग सकते हैं, ठीक है ना, महीना लग सकता है, साल लग सकती है। तो वे अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में समय लगता हो उन्हें हम कहते हैं मंद अभिक्रिया, और वे अभिक्रिया जो 1 सेकंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती हों उन्हें कहते हैं तीव्र अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है, ठीक है। तो परिभाषा भी सिंपल सी हो गई, वे रासायनिक अभिक्रिया जो 1 सेकंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती हैं तीव्र अभिक्रिया कहलाती हैं, और वे अभिक्रिया जिनको संपन्न होने में घंटे, दिन, महीने, साल लगती हैं उनको मंद अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एक एक उदाहरण हम इनका दोनों का देख लें। तीव्र अभिक्रिया, ठीक है ना, बर्निंग ऑफ कोल, C+O2, ये लो जी CO2, जल गया फटाफट, कोयले को जलाओ फटाफट से जल जाएगा, कार्बन है ना तुरंत जल जाएगा, तो ये तीव्र अभिक्रिया है। इसके अलावा यदि आप किसी अम्ल में कोई क्षार मिला देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार मिला देते हैं, तो ये तुरंत ही लवण और जल बना लेता है। क्या बना लेता है? लवण और जल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा, सोडियम क्लोराइड लवण बनाएगा और जल बना लेगा। ये अभिक्रिया 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम समय में पूरी हो जाती है। मतलब एसिड और बेस, मतलब अम्ल और क्षार, जैसे ही आप एसिड में बेस को मिक्स करोगे तुरंत लवण और जल बन जाएगा, ठीक है। इस अभिक्रिया में 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है, तो ये भी किसका उदाहरण हो गई बेटाओ? तीव्र अभिक्रिया का। अच्छा, यहीं पे मैं आपको बता दूं, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया भी है। उदासीनीकरण, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके, अम्ल और क्षार, ये तो है अम्ल, ये है क्षार, अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। अम्ल क्षार के गुणों को उदासीन कर देगा, क्षार अम्ल के गुणों को उदासीन कर देगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के गुणों को उदासीन करके लवण और जल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? लवण और जल।
तो इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण, क्योंकि दोनों एक दूसरे को उदासीन कर रहे हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके एक दूसरे के गुणों को उदासीन कर लवण और जल का निर्माण कर लेते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये भी एक तीव्र अभिक्रिया है, ध्यान रखनी आपको। अब हम बात करते हैं बेटा मंद अभिक्रिया यानी कि स्लो रिएक्शन। मंद अभिक्रिया में क्या होता है कि कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिनको पूरा होने में बहुत समय लगता है। उसमें से एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, लोहे पर जंग का लगना। लोहे पर जंग का लगना, आपने देखा होगा लोहे पर जंग कोई 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में नहीं लगती है ना। लोहे पे जंग लगने में लगभग 5 से 7 महीने लगते हैं, ठीक है। तो ये एक कैसी प्रक्रिया है? मंद प्रक्रिया है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? मंद अभिक्रिया का। इसका उदाहरण देखिए आप, Fe+H2O Fe2O3+H2, ठीक है ना। Fe। अच्छा, यहाँ पे ये जो जल है ना बेटा, ये गैस के रूप में, ध्यान रखना आपको, भाप है, आर्द्रता, नमी, ठीक है ना। यदि आप लोहे को सिर्फ और सिर्फ जल के संपर्क में रखेंगे तो जंग नहीं लगेगी। यदि लोहे को आप सिर्फ और सिर्फ वायु के संपर्क में रखोगे तो भी जंग नहीं लगेगी। लोहे पर जंग कब लगेगी? जब ये आर्द्रता के संपर्क में रहेगा, मतलब जल और वायु दोनों जब इसके संपर्क में रहेंगे तब जाकर के लोहे पर जंग लगेगी। भूरे रंग की परत लोहे पर आ जाती है। तो ये उसका सूत्र है Fe2O3, ठीक है, और साथ में H2। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये एक कैसी अभिक्रिया है? मंद अभिक्रिया है। इसी तरह से एक और उदाहरण, पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन। पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन, इसको भी लगभग 1 सप्ताह लगता है होने में। पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र होता है बेटा KClO3, 2 KClO3, और 5 से 7 दिन लगेंगे। तो ये पोटेशियम क्लोराइड और प्लस 3O2, इसमें ये वियोजित होगा। पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में वियोजित होता है, टूटता है। इस अभिक्रिया में लगभग 5 से 7 दिन का समय लगता है। तो ये भी यानी कि पोटेशियम क्लोराइड का वियोजन, ये भी एक कैसी अभिक्रिया हो गई? मंद अभिक्रिया, ठीक है बेटा। तो इस टॉपिक में हमने यहाँ पे तीव्र, मंद और उदासीनीकरण अभिक्रिया को डिस्कस कर लिया है। अब एक और अभिक्रिया बचती है, वो है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है कि जो उत्पाद होता है ना बेटा, वो अविलेय अवस्था में यानी कि अघुलनशील अवस्था में प्राप्त होता है। हालांकि सभी अभिक्रिया ऐसी नहीं होती हैं, कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें उत्पाद अघुलनशील अवस्था में प्राप्त होता है। तो जब उत्पाद अघुलनशील अवस्था में प्राप्त होता हो तो उन अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया परिभाषा क्या है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद अविलेय अवस्था में प्राप्त होता है या अघुलनशील अवस्था में प्राप्त होता है, उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए, Na2SO4, ये उदाहरण मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा। किस में करवाई थी पता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में लिखवाए थे उदाहरण मैंने आपको। तो ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेगा। अब ये जो बेरियम सल्फेट है ना बेटा, ये नीचे तले में अघुलनशील अवस्था में बैठ जाएगा, घुलेगा नहीं। तो यहाँ इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है।
बेरियम सल्फेट किसके रूप में प्राप्त होता है? अवक्षेप के रूप में। और जो उत्पाद है उनमें से कौन सा अवक्षेप के रूप में है, इसको बताने के लिए आपको उसके साथ नीचे की तरफ इशारा करते हुए, नीचे की तरफ चिन्ह करता हुआ उल्टा तीर लगाना है। ठीक है ना। ये उल्टे तीर का मतलब है कि ये अवक्षेप है, ये घुलेगा नहीं, ये नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हो गई आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया। तो यहाँ आपने एक एक करके सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को उनकी परिभाषा के साथ, उनके उदाहरणों के साथ और उनकी कुछ विशेषताओं के साथ कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बेटाओ, अब इस पार्ट में दो टॉपिक बचते हैं। एक तो है बेटाओ संक्षारण। संक्षारण, ठीक है, तो पहले संक्षारण के बारे में हम लोग जान लें, उसके बाद एक और टॉपिक बचेगा विकृत गंधिता। ठीक है, उसके बारे में भी बताएंगे। छोटे से टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है? जब भी कोई धातु किसी अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है, जब भी कोई धातु किसी अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उसके जो गुण हैं वो गुण नष्ट हो जाते हैं और वो काम में लेने लायक नहीं रहती। ठीक है ना। इस प्रक्रिया को या इस फेनोमेना को हम कहते हैं संक्षारण, है ना। जब कोई धातु अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में रहती है लंबे समय तक तो उसके गुण नष्ट हो जाते हैं और वो काम में लेने लायक नहीं रहती। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण की वजह से लोहे पर भूरे रंग की परत आ जाती है, भूरे रंग की परत। ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? जंग लगती है ना। लोहे को जब हम काफ़ी लंबे टाइम के लिए बाहर खुले में पटक दें तो 2-3-4 महीने में उसके ऊपर भूरे रंग की परत जमने लग जाएगी। ठीक है ना, वो जंग होती है। चांदी यानी सिल्वर जिसको हम कहते हैं, चांदी पर काले रंग की परत आ जाएगी बेटा, काले रंग की परत। ठीक है, और तांबा जिसको कॉपर कहते हैं, इस पर हरे रंग की परत जम जाती है। आपने देखा होगा घर में जो तांबे के बर्तन होते हैं उनको यदि हम लंबे टाइम तक काम में ना लें, साफ़ सफाई ना करें तो उनके ऊपर हरे हरे रंग की सी परत जम जाती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? संक्षारण के हैं, है ना। इस पार्ट में संक्षारण के बारे में सिर्फ इतना सही है, बाकी संक्षारण के बारे में ज़्यादा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे तीसरे पार्ट में, धातुओं और अधातु वाले पार्ट में। वहाँ इसको और डिटेल में समझाया है कि लोहे पर जो जंग लगती है वो कैसे लगती है, क्यों लगती है, चांदी पर काले रंग की परत जो बनती है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्यों जमती है, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत, वो सारा हम यहाँ पे पढ़ेंगे तीसरे पार्ट में। और फिर तीसरे पार्ट में ये भी पढ़ेंगे कि इनको संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है, धातुओं को संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है, उसके उपाय भी हम लोग तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, जनरली लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं, तेल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, कोई भी चिकनाई लगा देते हैं। ठीक है ना, ये उपाय हम लोग करते हैं। तो आपका ये टॉपिक संक्षारण यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है बेटा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, ठीक है। देखो अपने आप में ये अपने आप को परिभाषित कर रहा है। विकृत का मतलब होता है बिगड़ी हुई, है ना। गंधिता मतलब गंध, महक, खुशबू, है ना। बिगड़ी हुई खुशबू, बिगड़ी हुई गंध, बिगड़ी हुई महक, है ना। तो विकृत गंधिता का मतलब हो गया बिगड़ी हुई खुशबू। सॉरी यदि किसी लड़की का नाम खुशबू हो तो उसका मेरा मतलब इंटेंशन ऐसा नहीं है, महक, फ्रेगनेंस। ठीक है, बिगड़ी हुई, चलो आप समझ गए ना, गंध। ठीक है ना। ऐसा होता कब है और किसके साथ होता है? देखिए जो तेलीय पदार्थ होते हैं, तेलीय भोजन, है ना, वसा युक्त भोजन जो होते हैं, जैसे हम लोग बात करें चिप्स की, नमकीन की, है ना, और कोई बेकरी प्रोडक्ट जो तेल में तल के बनाए जाते हैं। ठीक है ना, उसको यदि आप लंबे टाइम तक रखेंगे तो क्या होगा कि वो जो तेल है, वो जो वसा, चिकनाई जो है, ये वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी
और वो तेल ऑक्सीकृत हो जाता है। और जब तेल ऑक्सीकृत होता है तो उसकी महक, उसकी गंध एकदम से बदल जाती है, बेकार हो जाती है और उसको हम खा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इस फेनोमेना को, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विकृत गंधिता। तेलीय या चिकनाई युक्त भोज्य सामग्री जब लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहती है तो वो ऑक्सीकृत हो जाती है और उसकी खुशबू, उसकी जो गंध है वो बदल जाती है, खाने योग्य नहीं रहती। इसको हम कहते हैं विकृत गंधिता। अच्छा, इससे रोकने के लिए, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? इससे बचने के लिए कुछ उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। एक, जो भी तेलीय या चिकनाई युक्त खाद्य सामग्री है उसको एयर टाइट डब्बे में रखना चाहिए, एयर टाइट डब्बे में रखना चाहिए। या उसके अंदर, जैसे हम बात करें मार्केट में जो चिप्स, कुरकुरे वगैरह जो मिलते हैं, उन पॉली बैग्स के अंदर नाइट्रोजन भरी जाती है। नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारी पदार्थ है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकता है, ठीक है ना। तो आलू की जो चिप्स के पैकेट मार्केट में मिलते हैं, जो बिकते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, ताकि वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहें, सुरक्षित रहें और खाने योग्य रहें। तो ये टॉपिक था विकृत गंधिता, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ठीक है बेटा, ये कंप्लीट हुआ। आप इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इसको ध्यान में रखें और जो कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेरीज़ में मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी हर संभव मदद की जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू। पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो, घर में रहो।